सबको वेबसाइट एक्सेस हो रहा है? एवरीवन, वेबसाइट एक्सेस हो रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। Sir, today's first class. टुडे इज पॉलिटीज फर्स्ट क्लास, है ना। एक बेसिक आउटलाइन दूंगा कि कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या रखना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉलिटी में एक बार अप्रोच बताऊंगा, और फिर पॉलिटी के एक दो सेशंस और होंगे। सर मेरा अभी भी एक्सेस नहीं हो रहा है सर। अभिषेक का एक्सेस नहीं हो रहा? नहीं सर, वो भी लिख रहा है 22 करके। किस में, ऐप में की वेबसाइट पे? ऐप पे सर। ऐप पे नहीं, बाय दिखा रहा होगा, क्लिक करो, देखो तुम्हारे लिए खुल रहा होगा वो सब अंदर। ओके। तुमको दिखा रहा होगा, लेकिन उस पर क्लिक करोगे ना तो खुल जाएगा सारा। अभी वीडियोस डाले नहीं है, इसलिए खुल भी नहीं रहा होगा कुछ। अभी वीडियोस डलना शुरू होंगे तो खुलेगा फिर। अभी सिर्फ हाँ सर, कोर्स अब तो स्ट्रक्चर अब बना है। हाँ सर। मैं चेक ठीक करवा है लूंगा, ठीक है, हो लिखो। रहा है सर, हो रहा है। हो रहा है नहीं, ना? हो Good रहा है evening, सर, हो sir. रहा है, हो रहा ऐप में हो रहा है, हाँ। वो मैंने चेक करवाया था। है। ऐप में हो रहा है। हु इज दिस? गुड इवनिंग। Good evening, sir. अदिति। यस अदिति। ठीक है, स्टार्ट करें। आई गेस ऑलमोस्ट एवरीवन इज देयर। Yes, sir. Good Yes, evening, sir. sir. एक बार, हाँ, एक बार म्यूट कर रहा हूँ सबको, एंड देन विल वंस आई नॉट फिनिश दिस विल हैव डाउट। So, hello everyone. Today we'll be having a session on the approach, the integrated approach for polity in your 71st BPSC prelims as well as mains. So, polity को कैसे approach करना है एक integrated manner में, in such a manner that you understand the core concepts also। आपका प्रीलिम्स के हिसाब से भी है ना, फैक्चुअली प्रिपेयर्ड हो जाओ आप, और मेंस के हिसाब से भी कंसेप्चुअली प्रिपेयर्ड हो जाओ, है ना। बिकॉज मेंस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है पॉलिटी सेक्शन में? इवन इफ यू विल सी द GS2 मार्क्स, है ना, आप अभी भी आप किसी टॉपर के मार्क्स देख लोगे तो आपको हमेशा दिखेगा कि GS1 में मार्क्स ज़्यादा हैं, 170 180 टॉपर्स के। बट GS2 में जनरली स्कोर नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर ऐसा है। पॉलिटी का पूरा एक सेक्शन है ना। तो उस सेक्शन में स्कोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो मेजर बच्चे पढ़ते हैं ना, जो BPSC की तैयारी कर रहे हैं ना, मेजरली दे फोकस ऑन प्रीलिम्स टाइप प्रिपरेशन। कि लूसेंट रट लिया, या है ना लक्ष्मीकांत के कोई शॉर्ट नोट्स रट लिए, कुछ नोट्स ही रटते हैं मोस्ट प्रोबली पॉलिटी, बिकॉज 10 से 12 क्वेश्चन आना होता है। सो बेटर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उसमें क्या होता है कि हम कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ लें और प्री निकाल लें, है ना। बट मेंस के लिए कभी हम कंसेप्चुअली पढ़ते ही नहीं है मोस्टली। सो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच अभी से कैसे लेंगे और अपना फंडामेंटल कैसे स्टॉक करेंगे ना, NCERT से शुरुआत करते हुए हाउ डू वी बिल्ड आवर फंडामेंटल्स, इन सारी चीजों पे मैं आज बात करूंगा इस सेशन में। तो बेसिकली सिग्निफिकेंस एक बार समझते हैं पॉलिटी का क्या है। प्रीलिम्स के लिए हमने वैसे ही बोला 10 से 12 क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होता है टोटल। 150 में से 10 से 12 क्वेश्चन विल बी योर पॉलिटी क्वेश्चंस, और 3 4 क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर साइड ऑफ पॉलिटी। सो स्टैटिक वाला पार्ट 10 से 12 क्वेश्चन, तो आप परसेंटेज के टर्म्स में देख लो कि कितना कम है। लेस देन 10%, या 10% हम बोल सकते हैं कि पेपर इज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ पॉलिटी। लेकिन पॉलिटी के क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि अगर आपने कंसेप्चुअली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से पढ़ा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है, तो आप आराम से 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आप आराम से निकाल के ले जाओगे। सो दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में रिक्वायरमेंट क्या होती है? फैक्चुअल नॉलेज की जरूरत होती है ना। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक कंसेप्ट की ना, कि बेसिक कंसेप्ट जैसे पार्लियामेंट है, जैसे जुडिशरी है, जैसे है ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, फेडरलिज्म है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इन सब का मतलब क्या है, प्रोविजंस क्या है, आर्टिकल्स क्या है ना, दीज थिंग्स यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड विद। सो कंसेप्चुअल पार्ट for prelims also you need, and for mains also you need conceptual and in-depth understanding of the polity or the philosophy of the constitution. So for mains you will have to understand the philosophy मतलब कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है तो क्यों कर रही है ना, वाई, व्हाट आर द थिंग्स मेंशन्ड इन द प्रियम्बल, सोवरेन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, है ना, इन सब का क्या मतलब है। ओवरऑल प्रियम्बल को हम कैसे कह सकते हैं कि ना वो
की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे उसमें लिखा होगा ना, प्रियम्बल इज अ की टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट डज दैट मीन, है ना, उसका मतलब क्या है। थोड़ा सा फिलोसफिकल इंसाइट लेंगे। फेडरलिज्म है तो इंडिया का मॉडल कैसा है फेडरलिज्म का, बाकियों से अलग कैसे है, इंडिया में स्पेशल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। आज अब जैसे हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में क्या क्या इश्यूज हैं, है ना। पार्लियामेंट में कौन कौन बैठता है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है ना। दीज थिंग्स यू हैव टू कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड कि ये आ कहां से रहा है। सो फॉर मीन्स यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग विद द अंडरस्टैंडिंग पार्ट, है ना। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इंटरलिंकेज होना चाहिए। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू कैन कनेक्ट विद द करंट अफेयर्स ऑल्सो। बट प्रीलिम्स में मोस्टली क्या रहेगा, फैक्चुअल चीजें रहेंगी। इसमें दो चार क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कंसेप्चुअल रहेंगे, एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा ना। इफ वी सी 69 का पेपर और 70th बीपीएससी का पेपर, बोथ आर डिफरेंट। वन इज कंसेप्चुअल, वन इज सब्जेक्टिव। थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं 69 में, बट अगेन 70th में यू हैव फैक्चुअल क्वेश्चन। तो हमको दोनों के हिसाब से प्रिपेयर करना है कि अगर अगला 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स फैक्चुअल आ जाए तो भी हम क्लियर कर लें पेपर, या जो पॉलिटी का सेक्शन है उसको हम क्लियर कर लें अच्छे से। और अगर एनालिटिकल पेपर आ जाए, थोड़ा सा ना एलिमिनेशन वाली स्ट्रैटेजी पे आ जाए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ जाए, देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू डू एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस इन योर पॉलिटी सेक्शन। सो प्रीलिम्स के लिए हमको दोनों अप्रोच लेना पड़ेगा ना। अगर हम किसी भी चीज को बेसिक फंडामेंटल लेवल से समझने की कोशिश करेंगे तो हमारा काम ओवरऑल हो जाएगा दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस में। तो फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। उसके लिए हम सोर्सेज जो यूज करेंगे ना, सोर्सेज को भी लिमिट करना बहुत जरूरी है ना। यू मस्ट हैव हर्ड कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है ना। यू मस्ट नो दीज थिंग्स बिकॉज इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, कंटेंट का ओवरलोड है, नोट्स, इन सब चीजों का ओवरलोड है इन द मार्केट। सो यू हैव टू चूज योर सोर्सेज वेरी स्ट्रेटेजिकली, ताकि आपका प्री का काम भी हो जाए, मेंस का काम भी हो जाए, एंड यू आर नॉट इन्वॉल्व इन टू मनी बुक्स, है ना। एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक, है ना, स्टैंडर्ड बुक एक, और बाकी जो एनसीईआरटीज है प्लस जो बेसिक करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, या जो मेंस के लिए आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, दो थिंग्स आर वैल्यू एडिशन। सो सोर्सेज में हम लोग तीन चीजों को फॉलो करेंगे। एक तो एनसीईआरटी, जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है, अभी मैं एनसीईआरटीज के बारे में बताऊंगा। दूसरा हो गया एम लक्ष्मीकांत, ये रिकमेंडेड बुक है स्टैटिक पार्ट के लिए। इसके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल है मार्केट में। सो इफ यू वांट टू रिफर एम लक्ष्मीकांत, अपना नोट्स खुद से नहीं बनाना चाहते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। बट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रीड दिस, और इसके शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल हैं। सो यू कैन रिफर टू दिस वाइल रिवाइजिंग। तो एक बार में हमको कोई चीज ऑब्जर्व नहीं होगी, कई कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करना होगा इसको। तो एक शॉर्ट नोट्स रखेंगे साथ में, ताकि हम उसके सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करते रहें, प्रीलिम्स के पहले और मेंस के समय में भी, है ना। तो एक नोट्स बनाएंगे, एक एनसीईआरटी को रखेंगे, एक स्टैंडर्ड बुक रखेंगे, और बाकी चीजें जो करंट अफेयर्स के लिए हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, उसके लिए हम करंट अफेयर्स के मैगजीन्स को यूज करेंगे, गूगल का यूज करेंगे, इंटरनेट का यूज करेंगे, और बाकी उसके लिए मैं सेशंस लूंगा ही लूंगा, है ना। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पार्ट ऑल्सो। एंड देन व्हेन यू हैव रेड दिस एनसीईआरटी सोर्सेज में, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है, समझ ली है ना, इसके शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं स्टैंडर्ड बुक्स के, करंट अफेयर्स की चीजें आप फॉलो कर रहे हो, देन यू नीड व्हाट, इसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ेगी कि भाई जो नॉलेज मैंने अक्वायर की है उसका मैं यूज करूं, उसको टेस्ट करूं कि वेदर आई एम एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस और नॉट, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं रिसेंट में। तो उसके लिए विल हैव अ प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, है ना। मेंस में भी बहुत बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को लिख के स्ट्रक्चर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, क्या कंटेंट आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे डिकोड करना है, these things you will start understanding. So level 1 ऑफ आंसर राइटिंग यहां से स्टार्ट होगी, और प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज को हम सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट वाइज। सो अगर आपने पॉलिटी का लेट से एनसीईआरटी खत्म कर लिया है, लेट से प्रियम्बल खत्म कर लिया है, फंडामेंटल राइट खत्म कर लिया है, डीपीएसपी खत्म कर लिया है फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज एम लक्ष्मीकांत, तो यू कैन प्रैक्टिस सेम क्वेश्चंस या टॉप क्वेश्चंस ऑन सेम टॉपिक फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटी, ठीक है। सो दोज थिंग्स आर विल बी सफिशिएंट फॉर योर प्रीलिम्स। फर्स्ट राउंड में आपने पढ़ा, कंसेप्चुअल बिल्डिंग की, आपने टेस्ट किया अपना नॉलेज, ऑब्वियसली आप कुछ चीज भूल रहे होगे, कुछ एडिशनल चीजें होंगी, तो दिस विल बी अ लर्निंग साइकिल इन प्रीलिम्स। अब लेट्स से कि प्रीलिम्स में अब लेट्स से कि इफ यू हैव प्रिपेयर्ड अ टॉपिक, है ना, इफ यू हैव रेड अ टॉपिक इन योर एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत से प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, जुडिशरी, जुडिशियल एक्टिविज्म, वॉट एवर यू हैव रेड,
सो वी विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि मेंस में कौन कौन से टॉपिक्स टारगेट किए जा रहे हैं। आज हम लोग प्रीलिम्स की बात करेंगे या बेसिक फंडामेंटल्स की बात करेंगे। इन द नेक्स्ट सेशंस ऑन पॉलिटी वी विल डिस्कस अबाउट द मेंस पीवाईक्यू, है ना, मेंस के पीवाईक्यू कैसे आ रहे हैं और मेंस को कैसे अप्रोच करना है। आज आप लोग का पहला क्लास है, तो हम चाहते हैं कि आप एक फंडामेंटल डेवलप करने की तरफ बढ़ें। एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। आई विल टॉक अबाउट द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी डिकोड करके बताऊंगा उसका मीनिंग कैसे समझना है, अप्रोच क्या रखना है। एम लक्ष्मीकांत पढ़ना स्टार्ट करेंगे, करस्पॉन्डिंग चैप्टर्स शुरू से ना, प्रियम्बल वाले चैप्टर से। उसके शॉर्ट नोट्स भी मैं आप लोग को दे दूंगा, यू कैन रिफर दैट ऑल्सो। और जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, वी विल हैव अ सेशंस ऑन दीज ऑल्सो इन द अपकमिंग डेज। प्रैक्टिस वाला पार्ट अगेन आई हैव सेंड यू ऑल द घटना चक्र इन योर टेलीग्राम ग्रुप, उसको रिफर करेंगे। और मेंस वाला जो सेशन है वो हम आगे देखते हैं, है ना। सो बेसिकली अप्रोच क्या है हमारा, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। बेसिक्स फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, देन विल मूव टू प्रैक्टिस, है ना। साइमल्टेनियस चलेगा, है ना। वंस यू हैव रेड अ टॉपिक यू गो एंड प्रैक्टिस द सेम डे। मे बी अगर आपने आज प्रियम्बल टॉपिक पढ़ लिया है तो आप आज शाम में जाके या कल आप उस घटना चक्र से प्रियम्बल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लग रहा है तो एक पेज लेंगे, उसमें अपनी चीजों को नोट करते रहेंगे, ताकि आपका वो काम भी खत्म हो जाए, है ना, कि वो नोट मेकिंग भी होती रहे प्रीलिम्स के हिसाब से। विल टॉक अबाउट दिस, है ना, कई बार बात करेंगे इन सब चीजों की आगे वाले सेशंस में। सो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच रखेंगे हम प्रीलिम्स और मेंस के लिए सब्जेक्ट वाइज, है ना। कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करेंगे फ्रॉम द फंडामेंटल। नोट मेकिंग फॉर मेंस, है ना। नोट मेकिंग फॉर मेंस मतलब जो भी आपके टॉपिक्स हैं उन पे जो बेसिक बेसिक, अभी बहुत ज्यादा डिटेल में भी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग फ्रेशर्स हैं, उनको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक बेसिक टॉपिक्स जैसे प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हो गया, इन पे आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। मे बी वी विल प्रोवाइड सम नोट्स। मैम विल बी टेकिंग आंसर राइटिंग सेशंस, तो डायरेक्टली आपको नोट के फॉर्म में ही क्वेश्चन फॉर्मेट मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, एंड शी विल बी डिस्कसिंग थिंग्स इन डिटेल। सो नोट मेकिंग फॉर मीन्स बेसिक बेसिक टॉपिक्स का लेवल 1 चलेगा अभी, है ना। आपका नॉलेज कंसोलिडेट होगा, है ना। वट एवर यू विल रीड यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन, यू विल राइट दैट क्वेश्चन, फीडबैक मिलेगा, बाकियों के आंसर से सीखेंगे, तो आपके नॉलेज का कंसोलिडेशन साथ साथ होता रहेगा। देन यू हैव सेक्शनल टेस्ट फॉर प्रीलिम्स, ना, 4 तारीख से आपका सेक्शनल टेस्ट शुरू हो जाएगा, जो आपको पोर्टल पे अवेलेबल होगा अलग से, जो आपका बंडल कोर्स में है। सो सेक्शनल टेस्ट फॉर प्रीलिम्स विल स्टार्ट, 50 क्वेश्चंस विल बी देयर, पॉलिटी प्लस 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स। सो टोटल 40 प्लस 10, 50 क्वेश्चंस विल बी देयर इन ईच एंड एवरी सेक्शनल टेस्ट। आंसर राइटिंग के लिए हम अगेन मैंने बताया कि पूजा मैम विल बी स्टार्ट, शी विल स्टार्ट टेकिंग सेशंस। लेवल 1 का क्वेश्चन कराएंगी, वेरी बेसिक लेवल, ताकि आपको बेसिक फंडामेंटल्स डेवलप हो पाए आंसर राइटिंग की, है ना, कि इंट्रोडक्शन लिखना है तो क्यों लिखना है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है ना, स्ट्रक्चर करना है, सब हेड डालना है, डायग्राम्स बनाने हैं। दीज थिंग्स शी विल टीच यू थ्रू दीज सेशंस, है ना, लेवल 1 वाले सेशंस। अब प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आई हैव टोल्ड इट विल स्टार्ट फ्रॉम 4th of May मोस्ट प्रोबेबली। तो 4th of May से आपके पोर्टल्स में अवेलेबल हो जाएगा टेस्ट। आई विल इन्फॉर्म यू इन द इन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। सो प्रीलिम्स टेस्ट की बात होगी। आंसर राइटिंग के सेशंस जो होंगे, दीज विल बी द टॉपिक्स, है ना। इट विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट सेशन विल बी हैविंग ऑन 18th को आपका पहला सेशन होगा, इंट्रोडक्शन सेशन बाय पूजा मैम एंड मी। सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। और ये सारे थीम्स जो है ना, सी थीमेटिक विल कवर पॉलिटी आंसर राइटिंग फ्रॉम 18th April टू 15th of May। तो 15 मई तक आपका टारगेट होगा कि पॉलिटी को हम खत्म कर दें। जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, 2 एनसीईआरटी है और जो लक्ष्मीकांत के मैं नोट्स दूंगा या लक्ष्मीकांत की किताब दूंगा, वॉट एवर इज योर विश। आप लोग, आप में से बहुत लोग हैं ना फ्रेशर नहीं हो, यू हैव ऑलरेडी गिवन सम अटेम्प्ट्स, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने लक्ष्मीकांत पहले भी पढ़ा होगा। आई गिव यू शॉर्ट नोट्स, 100-150 पन्ने का है, ओवरऑल लक्ष्मीकांत कवर्ड है उसमें, यू कैन रिवाइज थ्रू दैट ऑल्सो। सो बेसिक बेसिक चीजों पे हम आंसर राइटिंग करेंगे, जैसे प्रियम्बल हो गया, है ना, फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, फेडरलिज्म, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन सब पे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना। इफ यू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल सी क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी पे पूछा हुआ है ना, प्रियम्बल पे पूछा हुआ है, जुडिशियल रिव्यू पे पूछा हुआ है ना, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे पूछा हुआ है, पंचायती राज पे पूछा हुआ है ना। सो बेसिक बेसिक हम आंसर राइटिंग डेवलप करेंगे जस्ट ऑन योर रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी और जो आपने बेसिक किताबें पढ़ी है ना। ये जो मैम सेशंस लेंगी, इसमें विद प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स यू विल बी गेटिंग द नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। जो भी आपको क्वेश्चन कराएंगी मैम वो प्रॉपर डिस्कस करेंगी। यू कैन हैव अ फीडबैक सेशन विद हर ऑल्सो, है ना, कि आप उनसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो सेशन में। सो आंसर राइटिंग भी हम सीखते रहेंगे। सो दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 18th of April। इसका
हर क्लास का शेड्यूल विल बी पोस्टेड इन योर टेलीग्राम चैनल एक दिन बिफोर, नो, 1 day बिफोर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पॉलिटी वाला सेशन अप्रोच, एंड नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स. बट बिफोर वी गो टू द डाउट्स, लेट मी एनालाइज दिस पॉलिटी का एनसीईआरटी. कैसे पढ़ना है थोड़ा सा, आई हैव शेयर्ड दिस डॉक्यूमेंट इन द टेलीग्राम, तो सबने डाउनलोड कर लिया होगा. देर आर 10 chapters इन दिस बुक. अब इस बुक को हमको पढ़ने का अप्रोच क्या रखना है, ये समझने वाली बात है कि हर चैप्टर में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है ना. कॉन्स्टिट्यूशन पहला चैप्टर है, व्हाई एंड हाउ. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया है ना, और कैसे बनाया गया. सिंपल सी बात है कि जो देश है, कोई भी देश कैसे चलता है, रूल ऑफ लॉ पे चलता है. तो वो कानून कौन बनाता है ना, उसका मतलब क्या है, उसमें जो प्रोविजंस हैं वो क्यों है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत ही क्यों पड़ी है ना. सो दीज थिंग्स आर वेरी फंडामेंटल थिंग्स अबाउट पॉलिटी. तो आपको एक बार समझ में आएगी ना कि कोई भी लॉ होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो अ लॉ. उस लॉ की जरूरत क्यों पड़ी है ना, तो उस संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, तो वो आपको समझ में आएगा. कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, इंडिया का प्रोसेस क्या था है ना, क्या वो 1920 से ही चलता आ रहा था, क्या वो जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, जब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स करते हैं मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, सो वहां से ही ये चीजें चालू हो गई थी क्या. सो यू विल लर्न अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये तो बैकग्राउंड है. मेकिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1945 है ना, 46 आफ्टर द क्रिप्स मिशन. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो कि ना उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स ने क्या क्या वैल्यूज को इनकलकेट करने के लिए संविधान में बोला है ना. सेक्युलरिज्म है, सोशलिज्म है, दीज थिंग्स यू विल, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, वोटिंग राइट्स है. सी दीज थिंग्स आर द पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बना कैसे, प्रोसेस कैसे रहा है ना, डिबेट्स कैसी हुई, दीज थिंग्स यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक. देन डिबेट्स मैंने बता दिया ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वहां किन किन बातों पे डिबेट्स हुई, थोड़ा बहुत इसमें रेफरेंस दिया हुआ है. सो यू विल अंडरस्टैंड दैट पार्ट ऑल्सो, कि ऐसे ही नहीं किसी के मन में आया और उसने एक डॉक्यूमेंट बना दिया या उसने कोई रूल बना दिया कि यही है संविधान. ऐसा नहीं था. देश के हर कोने से लोग, लीडर्स थे, दोज डिबेटेड, मेड आर कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये चीज समझ में आएगी. फिलोसफी एंड गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या है ना, मैंने बोला फिलोसफी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटी. जब आप मेंस में आंसर लिखोगे, जब आप एस्से लिखोगे, तो इन चीजों की बहुत मदद मिलेगी आपको ना. यू विल गेट द लैंग्वेज ऑल्सो, यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो, आप इंटरलिंक कर सकते हो वहां पर चीजों को. सो फिलोसफी और गाइडिंग वैल्यूज को समझना बहुत जरूरी है. हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में मैंने बता दिया ना कि 1935 एक्ट था, 1919 का एक्ट था. आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वो डेवलपमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था प्री इंडिपेंडेंस में, वो कैसे रोल प्ले किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, दैट यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस है ना. 1935 एक्ट हमने पढ़ा था. 1935 एक्ट ह्यूजली ड्रॉज फ्रॉम, is usually drawn, our constitution is usually drawn from 1935 act. So you will understand this also, historical context. तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पर ब्रीफली लिखा हुआ है. इस चीज को हमेशा याद रखेंगे ना कि क्यों ये चैप्टर पढ़ना है हमको, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी. देन राइट्स की बात की है, अधिकार क्या मिले हैं आपको संविधान में. तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में है. फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है ना. बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड सोसाइटीज नीड. फंडामेंटल राइट बात करता है इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल के राइट्स की है ना. राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. लेकिन समाज जो होता है ना, समाज की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है. तो समाज की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव सोसाइटी, हेल्थ, एजुकेशन, दीज थिंग्स आर टेकन केयर बाय डीपीएसपी. सो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या रिलेशन है, दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस चैप्टर. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड अमेंडमेंट अफेक्टिंग राइट्स. तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है ना, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 226 है. दीज आर प्रोविजंस ऑफ जुडिशियल रिव्यू, रिट्स. ठीक है. तो इनमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करेंगे कि अगर आपके राइट्स का कोई हनन हो रहा है ना, इफ योर राइट्स आर अफेक्टेड, हाउ डू यू रिजॉल्व दैट है ना. सो कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है कि अगर आपके राइट्स का हनन हो रहा है तो आप ये चीजें कर सकते हो है ना. सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर अप्रोच कर सकते हो, 226 के अंडर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो. सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स हैं जिसने फंडामेंटल राइट को अफेक्ट किया है, तो वो अमेंडमेंट्स के बारे में आप समझोगे ना. जैसे केशवानंद भारती केस के बारे में बात करते हैं, मिनर्वा मिल्स केस के बारे में बात करते हैं, कूपर केस के बारे में बात करते हैं. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ केसेस रिलेटेड टू डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स. तो वो आपको एक बैकग्राउंड समझ में आएगा यहां से. फिर फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व कैसे हुआ, जुडिशरी के इंटरप्रिटेशन से. कई बार क्या होता है कि सरकार कोई कानून बना देती है ना,
उसको जब जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, जब सुप्रीम कोर्ट में वो केस जाता है, जुडिशरी इंटरप्रिटेशन देती है, तो वो राइट्स का एक्सपेंशन होता है। जैसे रिसेंटली अभी है ना, आप सबने सुना होगा कि राइट टू क्लाइमेट चेंज है ना, राइट, जो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया, तो उन्होंने बोला कि दिस इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी, नॉट सॉरी, नॉट लिबर्टी, दिस 21 राइट टू लाइफ। सो इवोल्यूशन कैसे हुआ ना, आर्टिकल 21 जो हम बोलते हैं राइट टू लाइफ है ना, आर्टिकल 19 फ्रीडम है ना, इनका एक्सपेंशन कैसे हुआ थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो जुडिशियरी ने कई बार इंटरवीन किया है और बोला है कि नहीं आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये ना बेसिक चीजों में इंक्लूडेड है, ये बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। तो वो राइट्स का कैसे एक्सपेंशन हुआ है या इवोल्यूशन हुआ है वो आपको थोड़ा बहुत यहां से समझ में आएगा। तो कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगी कि राइट्स है क्या, डीपीएसपी क्या है, सोसाइटी की क्या नीड होती है, इंडिविजुअल की क्या नीड होती है, दोनों को बैलेंस कैसे करना है, अगर बैलेंस नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम कहाँ जाएंगे, है ना, उसका रेमेडी क्या है वो भी बताया हुआ है। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है या कोर्ट्स के जजमेंट है उनके थ्रू कैसे राइट्स आपका एक्सपैंड किया है, दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली यहां पर थोड़ा सा ये बताया हुआ है। तो यहीं पे आप है ना देखो जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट भी समझोगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है। देन कम्स इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली जो हमारी, हम कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, तो इंडिया की डेमोक्रेसी है, तो बट डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है ना, आपके इलेक्शंस रेगुलर होते हैं, एवरीवन हैज वोटिंग राइट्स, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। तो वो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है हमारे पॉलिटी का, वो आप इस चैप्टर से समझोगे। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम, है ना। मेंस में आप देखोगे क्वेश्चन पेपर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे बहुत सवाल पूछे, एक इलेक्शन पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट कराने में। अब इलेक्शन सबको पता है, ईवीएम का, ईवीएम की चर्चा चल रही है ना कि ईवीएम से धांधली होती है ना, एवरीवन माइट हैव हर्ड दिस। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट नलिफाइड दैट इलेक्टोरल बॉन्ड। सो दीज थिंग्स आर व्हाट पार्ट ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, है ना, कि आप इलेक्शन को और मजबूत कैसे करो ताकि वो फेयर ट्रांसपेरेंट इंक्लूसिव सब कुछ हो सके। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा कि कैसे कैसे पहले ना बैलेट से होता था इलेक्शन, बूथ कैप्चरिंग होती थी, उसके बाद ईवीएम आया, है ना। तो दिस प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में और भी आगे की बातें होंगी, है ना, तो आगे की एडवांस चीजें हम अलग से देखेंगे फॉर मेंस। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, तो इंडिया में दोनों मेथड है। फर्स्ट पास द पोस्ट इज एप्लीकेबल इन योर लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां जिसको मेजोरिटी आती है वो जीत जाता है। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम अलग होता है जो यूज होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। चैलेंजेस फ्री और फेयर इलेक्शन की क्या क्या है, मसल मनी पावर हम कहते हैं इलेक्शन में यूज होता है, तो और क्या क्या चैलेंजेस हैं फ्री और फेयर इलेक्शन में, तो ये चीज भी आप यहां से फंडामेंटल लेवल पे समझोगे। सो अगेन देन कम्स द एग्जीक्यूटिव। अब जो हमारा पॉलिटी है उसके तीन बेसिक ऑर्गन होते हैं, क्या क्या, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, है ना, तीन ऑर्गन्स होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ोगे कि एग्जीक्यूटिव में होता कौन कौन है ना, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, कैबिनेट होती है, क्या क्या होता है ना, सी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। सो एवरी वन यू विल अंडरस्टैंड दीज बेसिक थिंग्स। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये पार्लियामेंट है आपकी, यहां पर कौन कौन बैठता है, एग्जीक्यूटिव भी बैठता है, लेजिस्लेचर भी बैठता है। एग्जीक्यूटिव कौन हुआ, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कौन है, जो प्राइम मिनिस्टर है और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दे आल्सो सिट इन पार्लियामेंट, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, लेजिस्लेचर। सो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में क्या रिलेशन है ना, दो थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड हियर। फिर कोलिशन पॉलिटिक्स, है ना, सो ऑलवेज मेजोरिटी नहीं आती है, अभी वी आर सीइंग फ्रॉम लास्ट 10-15 years सिंगल पार्टी इज हैविंग मेजोरिटी, और अभी भी ना यू कैन नॉट से दिस टाइम यू हैव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजोरिटी, बट अ कोलिशन गवर्नमेंट इज देयर, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, बीजेपी वाली जो पार्टी है। तो कोलिशन पॉलिटिक्स जैसे बिहार में अभी है ना, कोलिशन पॉलिटिक्स है, ठीक है। सो कोलिशन पॉलिटिक्स और एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करता है ना, कोलिशन पॉलिटिक्स में मतलब मल्टीपल पार्टीज आर इन पावर। सो उसमें एग्जीक्यूटिव कैसे फंक्शन करता है, एग्जीक्यूटिव में भी दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है जो आप लोग जाके बनोगे ना, ब्यूरोक्रेट्स, दो यू ऑल विल बी परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हाउ दे फंक्शन, है ना, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स आल्सो इन दिस एग्जीक्यूटिव चैप्टर। देन कम्स द लेजिस्लेचर।
अब लेजिस्लेचर में कौन है? पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स लॉ बनाते हैं तो उसको लेजिस्लेट करना कहते हैं, तो लेजिस्लेचर हो गया पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शंस क्या है? स्ट्रक्चर में क्या क्या हो गया? राज्यसभा हो गए, लोकसभा हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, दे आर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि किसमें कितने मेंबर्स है, लोकसभा में ज्यादा क्यों है, लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों होता है ना, राज्यसभा में प्रपोर्शन कैसा है स्टेट का। ये सब बेसिक बेसिक बातें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है ना, कि कैसे कैसे बिल इंट्रोड्यूस होता है, फिर है ना बिल पे चर्चा होती है, फिर बिल पास होता है, वोटिंग होता है, दिस प्रोसेस यू विल अंडरस्टैंड। फिर प्रेसिडेंट का एक्सेंट होता है। तो बेसिक आप इस चीज को समझोगे यहाँ से। पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, 0R क्या होता है ना, दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। डिवाइसेस क्या क्या है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सेंसर मोशन है, ठीक है, दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी है ना। अब रिप्रेजेंटेशन की बात की तो अभी जैसे आप लोगों ने पिछले साल सुना होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, वुमेन्स को रिजर्वेशन देने के लिए पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलरली यू हैव रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। सो वो रिप्रेजेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी कैसे तय की जाती है लेजिस्लेचर में, दिस थिंग्स यू विल स्टडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। फिर अपोजिशन का रोल, पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल है ना, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट में सब काम ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं करते हैं, एग्जीक्यूटिव उसका अपना स्टाफ होता है, बहुत सारी कमिटीज बनती हैं छोटी छोटी अलग अलग चीजों पे। तो उसमें उनका क्या रोल होता है, अपोजिशन का क्या रोल है पार्लियामेंट में, डेमोक्रेसी में, वो चीजें आप गहराई से समझोगे यहां पर। तो लेजिस्लेचर वाली बात यहां हो गई। देन कम्स जुडिशरी। जुडिशरी अगेन न्यायपालिका। न्यायपालिका की संरचना कैसे, इंटीग्रेटेड है ना, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया में। इंटीग्रेटेड मतलब सुप्रीम कोर्ट ऊपर, हाई कोर्ट नीचे, उसके बाद लोअर कोर्ट। तो वो एक स्ट्रक्चर आप समझोगे, किसका जुरिस्डिक्शन कहां तक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट कहां तक जा सकती है, हाई कोर्ट कहां तक जा सकती है ना, लोअर कोर्ट कहां तक जा सकती है, वेरियस रिट्स आर देयर। सो एक बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फिर जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंस। जुडिशियल रिव्यू इंडिपेंडेंस अभी आप सबने सुना होगा ना, एक दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से बहुत सारा पैसा मिला, तो वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का ही मसला है ना, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का मसला है, ठीक है, कि अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, कैसे है ना, नॉट ओनली दैट पैसे वाला मसला, बट इन जनरल ऑल्सो, कि अगर आप न्याय दे रहे हो तो आपके ऊपर भी तो कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कि आपका जो मन करेगा आप वही कर लोगे, ठीक है, तब तो फिर सारा कुछ सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी तय करना हर जगह जरूरी है ना, इवन फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी इज देयर, जो आप यहाँ पर पढ़े थे ना, यहाँ पर देखो आपको मैंने बताया था, रिप्रेजेंटेशन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल किसको होगा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को होगा, देश को होगा, सिटीजन्स को होगा। तो दोस थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। जो सरकार है वो किसको रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट को। वहां पर आके उसको बयान देना पड़ता है। यू मस्ट हैव हर्ड ना, कि सरकार आके बयान दे, ये मंत्री आके बयान दे, तो उसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर बोल रहा है, या जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आप आके यहाँ पर आंसर करिए कि आपने ये कदम उठाया, इससे ये गलत हुआ। तो दोज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड एट द फंडामेंटल लेवल। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है ना, PIL क्या होता है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है ना, जुडिशरी अगर सरकार ने कोई कानून बना दिया और वो कानून क्या है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, तो जुडिशरी क्या करेगी, इंटरवीन करेगी उसमें, और फिर उसको इंटरप्रेट करेगी, उसको समझेगी, उस पर चर्चा करेगी, है ना, एंड देन इट विल गिव इट्स जजमेंट। सो जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। तो जुडिशियल रिव्यू होता है कि आपने कोई कानून को रिव्यू किया, कोई पॉलिसी को रिव्यू किया, है ना, रिव्यू करके आपने जजमेंट दिया है। तो दूसरी बात, रिव्यू ठीक है, कोई पिटीशन लेके जाएगा आपके कोर्ट में, है ना, यू विल देन एनालाइज दोज थिंग्स। जुडिशियल एक्टिविज्म और ओवररीच में क्या होता है कि आप खुद से सू मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हो, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से अपने आप केस अपने पास ले लेगी कि नो विल सी दिस केस। तो उन सब चीजों में अंतर समझोगे आप लोग, उसमें डिफरेंस क्या है, उसमें डिस्प्यूट क्या है, इन सब चीजों को आप समझ पाओगे इस पर्टिकुलर चैप्टर से और इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेंस में हमेशा पूछता है। फिर जुडिशरी में क्या क्या रिफॉर्म्स आ सकते हैं, है ना, दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड। देन द फेडरलिज्म, है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फेडरलिज्म मतलब क्या, सेंटर स्टेट्स, सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है, पावर शेयरिंग का, दो थिंग्स कम्स अंडर फेडरलिज्म। तो इंडिया का फेडरल फीचर क्या क्या है, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशंस लेजिस्लेचर में, ठीक है, दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड। सेंटर स्टेट रिलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एंड रिसोर्सेज, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे है ना, आपने पढ़ा शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, है ना, शेड्यूल 3। दीज थिंग्स आर व्हाट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और रिसोर्सेज जो भी है ना, जो भी देश के रिसोर्सेज है, लेट्स से माइनिंग रिसोर्सेज है, माइंस है,
उनका रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, मेजर मेजर मिनरल्स, माइनर मिनरल्स, है ना, दीज थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अलग अलग चीजें, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एवरीथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कैसे है, असिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो इंडिया का फेडरल मॉडल क्या है, असिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब क्या होता, कि सेंटर और स्टेट दोनों बराबर बराबर, सिमेट्री। लेकिन यहाँ क्या है, सेंटर के पास ज्यादा पावर है, स्टेट के पास कम पावर। तो इंडिया का एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या है, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस। चैलेंजेस एंड इवोल्यूशन इन फेडरल प्रैक्टिसेस। तो फेडरलिज्म कैसे कैसे इवॉल्व हुआ, है ना। हमेशा सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है। अभी आप सुन रहे होगे, पढ़ रहे होगे तमिलनाडु का केस, कि उन्होंने बोल दिया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, उस चीज को हम इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, ठीक है। तो दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कि सेंटर कोई पॉलिसी लागू करना चाह रही है, स्टेट मना कर रहा है। अब क्या होगा, चैलेंजेस, है ना। इवोल्यूशन कैसे हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा केस, फिर वहां से इवॉल्व होंगी चीजें, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा, उसके बेसिस पे चीजें आगे बढ़ेंगी फेडरल फेडरल के कॉन्सेप्ट में। सो चैलेंजेस एंड इवोल्यूशन, सो फेडरलिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हर बार क्वेश्चन आता है ना, लास्ट ईयर 69 बीपीएससी का, आप एक क्वेश्चन जाके देखना, लॉन्ग आंसर, यू विल सी द क्वेश्चन ऑन फेडरलिज्म। और ये मैं बताऊंगा आने वाले समय में, आई टेल। देन कम्स लोकल गवर्नमेंट, है ना। लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया। एम क्या था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच होता है, एक बॉटम्स अप अप्रोच होता है। तो हमारी प्लानिंग का, या जो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी जो थी, इसने बदली, कि जो गवर्नेंस है वो कहाँ से होना चाहिए, बॉटम अप। तो पंचायत के लेवल से डिसीजन मेकिंग होगी, फिर वो ऊपर जाएगी, फिर वहां से ऊपर जाएगी, फिर वहां से पॉलिसीज बनेंगी। तो समथिंग लाइक दिस। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या क्या है ना, पंचायती राज का फंक्शन क्या है, ग्राम सभा क्या होती है, ठीक है। उसके वेरियस कमिटीज कौन कौन सी होती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज क्या होती है, उसके वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्रास रूट डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या मतलब है, दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड। और उसमें चैलेंजेस क्या है, आप सबने देखा होगा ना, कि गांव के लेवल पे क्या होता है, करप्शन बहुत है। सो दीज थिंग्स आर व्हाट अंडर द चैलेंजेस। फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज, ट्रिपल एफ कहते हैं चैलेंजेस को। फंड की दिक्कत होती है, फंक्शन की दिक्कत होती है, और फंक्शनरीज की दिक्कत होती है। क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स को जो राज्य सरकार के अंडर आती है, वो तो फंड्स नहीं देती है सरकार, है ना। अपना फंड नहीं होता, सरकार, राज्य सरकार देती है, तो उनके पास फंड्स की कमी रहती है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं वो कई बार। फंक्शनरीज की कमी रहती है ना, मैन पावर की कमी रहती है। तो दीज थिंग्स आर क्लासिकल चैलेंजेस ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो एक बार इसका भी आपको ब्रीफली अच्छा आइडिया लग जाएगा। देन दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर प्रीलिम्स, सॉरी फॉर योर मेंस, एज वेल एज एसए, है ना। एसए भी, और इन जनरल अंडरस्टैंडिंग टिल द इंटरव्यू ऑल्सो ना। कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान हमारा जो है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्यों है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है, उसके प्रोसीजर्स है ना। आर्टिकल 368 है, वेर यू कैन अमेंड बाय स्पेशल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंड कर सकते हैं। तो वो मेजोरिटी वाला कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, कि ना लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कह सकते हैं उसको, कि जरूरी नहीं है हर बार स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़े, उससे कम मेजोरिटी हो तो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं फॉर सर्टेन प्रोविजंस। कुछ बेसिक प्रोविजंस हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट है जिसको हम कभी अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम ईयर, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्टर, है ना। पीवाईक्यू आप मेंस का खोल के देखोगे, आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाएगा लास्ट ईयर। इंटरप्रेटिव इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंटरप्रिटेशन के थ्रू कैसे इवॉल्व हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स। मेजर अमेंडमेंट्स, है ना, आर्टिकल 70, सॉरी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेवेंथ अमेंडमेंट, है ना, 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th, 46th, these are some of the major constitutional amendments which changed the nature of the constitution. So मेजर अमेंडमेंट्स और उनके इम्पैक्ट्स को आप समझोगे ना, कि क्या इम्पैक्ट हुआ उसके आने से। अडेप्टेबिलिटी कैसे है, मैंने बता दिया, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। तो ये वाला पार्ट बहुत जरूरी है आपके फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऑफ द पॉलिटी। तो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। देन ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिलोसफी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना, जो आप प्रियम्बल में पढ़ते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक इंडिया ना। दीज थिंग्स आर व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, है ना, हम इन सब चीजों की बात हमेशा करते हैं इंडिया। तो इंडिया की फिलोसफी यही है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है, मोरालिटी मतलब क्या, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है ना, मोरालिटी मीन्स समथिंग राइट और रॉन्ग, है ना, राइट और रॉन्ग। मोरालिटी मतलब कि आप जज कर पा रहे हो कि कोई चीज सही है गलत है। तो कोई भी चीज सही और गलत जज करने का पॉलिटी वाले कंटेक्स्ट में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी।
कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यू बोली हुई है लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, फ्रेटर्निटी, ठीक है, जस्टिस, ठीक है। दीज आर द बेसिक फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन, फिलोसफिकल वैल्यूज ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी एक्शन, कोई भी सरकारी एक्शन, गवर्नमेंट का या एग्जीक्यूटिव का या कुछ भी कह लो, लेजिस्लेचर का एक्शन, अगर उस बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है, अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है ना जो प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म के अगेंस्ट जाता है, तो वो क्या हो गया? कॉन्स्टिट्यूशनली इमोरल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोल रहा है? हमारा देश सेक्युलर है ना, सब धर्म बराबर है, ये वो है ना। लेकिन सरकार कोई एक्शन ले रही है जिससे क्या, कि वो प्रिंसिपल पे आघात पड़ रहा है ना, सो उसको क्या कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है, वो इमोरल एक्ट है, ठीक है। भले सरकार जस्टिफाई कर दे, लोग जस्टिफाई कर दे, बट संविधान के अकॉर्डिंग अगर हम उसके सही और गलत होने का पैमाना तय कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनली इमोरल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का क्या कंसेप्ट है ना, ठीक है। हमेशा आप पेपर में भी पढ़ोगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स जो आते रहते हैं उसमें इस बात की या इस कीवर्ड की चर्चा हमेशा होती है। फिर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस फिलॉसफी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, सामाजिक न्याय। बिहार में आप देख रहे हो कास्ट सेंसस का डिबेट चल रहा है, तो सबका जड़ कहां से आ रहा है? कर्पूरी ठाकुर के बारे में पढ़े होंगे कुछ दिन पहले आप लोग, तो वो कहां से आ रहा है? सामाजिक न्याय, है ना। व्हाट इज सोशल जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस, है ना। तो जस्टिस वाला कंसेप्ट जब आप पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक में पढ़ोगे तो आपको ये तीनों चीज समझ में आएगी कि जस्टिस, सोशल जस्टिस होता है, पॉलिटिकल जस्टिस होता है, इकोनॉमिक जस्टिस होता है ना। तीन तरीके के न्याय होते हैं। प्रेम्बल में भी आप पढ़ोगे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहां भी लिखेगा सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी, है ना, वॉट एवर इट इज। तो वहां से आपको सोशल जस्टिस, इक्वालिटी का कंसेप्ट ना, विजन ऑफ द फ्रेमर्स एंड कंटेम्प्ररी लेवल। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका क्या विजन था हमारे देश के लिए, है ना। सो दीज थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड वेरी डीपली। कुछ कुछ कोट्स होंगे यहाँ पर, है ना, आपको पूरे पूरे चैप्टर्स में आपको कुछ कुछ कोट्स मिलेंगे, अच्छी लाइंस मिलेंगी, उनको आप अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, उसको याद करने की कोशिश करना, ताकि उनको अपने आंसर्स में यूज कर सके, उनको अपने एसेज में यूज कर सकें। जो आप पढ़ोगे, जो आपकी समझदारी डेवलप होगी, जो लैंग्वेज डेवलप होगा, कुछ फ्लो डेवलप होगा, उन सब चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ते समय, कि ना किसी भी चीज को लिखना है तो कितनी सहज भाषा में लिख सकते हैं, ये सब चीजें आपको एसए के लिए स्किल डेवलपमेंट में भी काम आएंगी। तो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, है ना। एक बार आप लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, इस पूरी किताब को खत्म करेंगे इनफैक्ट, एंड देन वी विल हैव एन अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक ऑल्सो। तो एज ऑफ नाउ आपका टास्क है 3 से 4 दिन में यू ट्राई टू फिनिश दिस, एंड देन विल हैव अनदर सेशन ऑन पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक एंड फॉर मेंस आंसर राइटिंग, एकलव्य। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट्स, एवरीवन कैन आस्क योर डाउट्स। Yes, sir. हाँ हाँ, डाउट्स पूछो, कोई डाउट है? सर ये जो आप